हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड यू आर वाचिंग लीगल एंड लाइट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कोई भी मूवी या फिर सिनेमा क्यों देखते हो, तो फिर द फर्स्ट आंसर दैट विल पॉप अप इनटू योर माइंड विल बी प्रोबेबली फॉर एंटरटेनमेंट। अरे भाई हाँ, मूवीज़ तो होती ही एंटरटेनमेंट के लिए है, बट इट कांट बी द सोल क्राइटेरिया, राइट? बिकॉज जब हम एंटरटेनमेंट सेंट्रिक हो जाते हैं तो ऐसे मूवीज़ जो एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं, एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेके आते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। खैर, ऐसे ही एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेके आई है मूवी जय भीम, विच इज़ अ कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ केस। इस मूवी में दिखाई गई केस है इन द मैटर ऑफ राज कन्नू, हस्बैंड ऑफ पेटिशनर हियर इन आर पार्वती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1993। अगर मुझे इस मूवी को एक लाइन में समराइज करना हो तो आई वुड से दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों के तरफ पुलिसों द्वारा होने वाला अत्याचार, इस कंसेप्ट पे ये मूवी बेस्ड है। तो चलिए इस मूवी में हैंडल किए गए लीगल मुद्दों को डिटेल में जानते हैं। इस मूवी की शुरुआत ही एक शॉकिंग सीन से होती है, जहाँ पे कुछ लोगों को जेल में से रिहा किया जाता है, लेकिन उनमें से जो इरुला कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हें अदर कास्ट के लोगों में से जो कंपैरेटिवली हायर कास्ट के होते हैं उनमें से इस तरह अलग किया जाता है जैसे कि गेहूं में से कंकड़, सो दैट डिफरेंट लॉ एजेंसीज इन लोगों को अपने साथ ले जा सके और उनके अगेंस्ट फॉर्ज्ड केसेस दाखिल करके खुद के पेंडिंग केसेस सॉल्व कर सके। ये जो ट्रीटमेंट इरुला कम्युनिटी को मिली और इस सीन में दिखाई गई कि तुम पिछड़े जाति के हो तो तुम्हें क्रिमिनल प्रिज्यूम किया जाएगा, इसका सोर्स आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से। ये एक्ट लाया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने विथ अ थॉट प्रोसेस, रादर अ डिस्क्रिमिनेटरी थॉट प्रोसेस, दैट इंडिया में तो लोगों का प्रोफेशन उनके कास्ट से डिराइव होता है, तो फिर ऐसे लोग जिनके एंसेस्टर्स क्रिमिनल हुआ करते थे उनके आने वाली जनरेशन भी तो क्रिमिनल ही होगी। और इसी बेसिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 200 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी को इनबॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी एरिया में कोई क्राइम कमिट होता है तो इस एरिया के ट्राइबल लोगों को उसका सस्पेक्ट माना जाता है, और अगर उनमें से किसी ने खुद को आगे के 24 आवर्स में सरेंडर नहीं किया तो उसने ही ये क्राइम कमिट किया है ऐसे माना जाएगा। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील कर दिया, माने कि खारिज कर दिया, और फिर इसके अंडर जिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल डिक्लेयर करा गया था उन्हें उस लिस्ट में से डी नोटिफाइड करवा दिया। इसीलिए इन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद इंडिया ने लाया हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1952, जिसने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तरफ आज तक जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चली आ रही थी उसे कंटिन्यू करवा दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इंडिया को रेकमेंड किया है कि वो अपना हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट रिपील करवा दे, क्योंकि ये एक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे आज भी क्रिमिनल होने का धब्बा लगा रहा है। तो चलिए अब हम इस मूवी के मेन थीम पे फोकस करते हैं, जहाँ पे राजकन्नू, जिसे इरुला कम्युनिटी से दिखाया गया है, उसे पुलिस चोरी के झूठे इल्ज़ाम में अपने कस्टडी में ले लेते हैं और राजकन्नू उस पर लगाया गया इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए उसके साथ होता है कस्टोडियल टॉर्चर टू द एक्सटेंट दैट उसकी पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो जाती है। अगर हम कस्टोडियल डेथ के स्टैटिस्टिक देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक 2021 के पहले 5 ही महीनों में 1067 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक 63% कस्टोडियल डेथ ऐसी थी जो अरेस्ट के बाद पहले 24 घंटों में ही ऑकर हुई, यानी कि वो एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से भी पहले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के फिगर्स ये बताते हैं कि 85 केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ जो रिपोर्ट करी गई थी उसमें से एक भी केस में एक भी पुलिसमैन को कन्विक्शन नहीं हुआ। प्रिजन्स डेटा अगर हम देखें तो 69% ऑफ प्रिजनर्स और 65% ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया आर आइदर फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने जब 2019 में 125 केसेस ऑफ पुलिस कस्टडी डेथ डॉक्यूमेंट की तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 60% ऑफ पीपल वर बिलोंगिंग टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो चलिए देखते हैं कि कस्टोडियल वायलेंस एंड कस्टोडियल डेथ के रिगार्ड इंडिया में कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं
और इसके साथ हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 कहता है कि अगर किसी इंसान ने एग्जिस्टिंग लॉ वायलेट किया है तभी आप उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, किसी भी इंसान के अगेंस्ट सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार ना मुकदमा चल सकता है ना आप उसे पनिश कर सकते हैं। एंड थर्डली, किसी भी इंसान को खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करी है उसी में ही टॉर्चर, असॉल्ट और इंजरी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। देन अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया तो उसे अपने अरेस्ट के ग्राउंड्स जानने का पूरा अधिकार होता है। अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के बाद अगले 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल वायलेंस कर्ब करने के लिए इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर कुछ प्रोविजंस दी गई है, जैसे कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एडमिजिबल नहीं होता। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हर्ट, ग्रीवियस हर्ट या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का इस्तेमाल करता है तो इट विल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया हो तो उसके अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन उसके फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को देना मैंडेटरी है। देन अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कस्टडी शैल टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द डिटेनी। और ऐसे भी कई सारे प्रोविजंस जो कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट वॉइस रेज करते हैं। अगर हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें तो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 हमें 11 गाइडलाइंस देता है इन रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ प्री ट्रायल एक्यूज्ड। जो पुलिस पर्सनल इंटरोगेशन कंडक्ट कर रहा है उसे अपने नेम टैग और डेजिग्नेशन का एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन पहनना ज़रूरी है। अरेस्ट के बाद एक पर्टिकुलर अरेस्ट मेमो बनाना, उसकी डायरी में एंट्री मेंटेन करना, एक्यूज्ड को इंस्ट्रक्ट करना कि वो अपने अरेस्ट के बारे में उसके रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर सकता है और अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म करना। अगर वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट या फिर टाउन हो तो उन्हें लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्फॉर्म करवाना। अरेस्टी रिक्वेस्ट करता है तो उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। अरेस्ट के बाद 48 आवर्स में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। जो मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना। इंटरोगेशन के दौरान एक्यूज्ड हैज़ परमिशन टू मीट हिज लॉयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज information of arrest and place of custody shall be informed to the police control room. नेक्स्ट केस इज नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कस्टोडियल डेथ के केसेस में कंपेंसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, ना कि पुलिस ऑफिसर्स की। 2020 के एक लेटेस्ट जजमेंट ने परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, इसमें कोर्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अपने पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा इंस्टॉल कर ले। इतने सारे प्रोविजंस और गाइडलाइंस होने के बाद भी हर रोज़ इंडिया में कस्टोडियल डेथ की न्यूज़ होती है। एंड हियर अराइजेस द नीड टू हैव अ स्पेसिफिक लॉ इन दिस रिगार्ड। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, पर उसका इम्प्लीमेंट तो इंडियन लॉ के थ्रू ही होगा ना। उसी रिगार्ड में इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010 से पेंडिंग है। ये बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में भेजा गया। वहाँ पे सिलेक्ट कमेटी ने उसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस सजेस्ट किए, बट उसके आगे इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। रिपीटेडली इस बिल को लोकसभा से राज्यसभा भेजा जाता है, पर उसका आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव लॉ नहीं बन पाया। इस बिल के अकॉर्डिंग टॉर्चर के डेफिनेशन में ग्रीवियस हर्ट, डेंजर टू लाइफ, लिम और हेल्थ इंक्लूड होता है। जिस पब्लिक सर्वेंट ने टॉर्चर कमिट किया है उसे 10 साल की सज़ा और फाइन की प्रोविज़न भी इसमें है। और टॉर्चर की कंप्लेंट इंसिडेंस होने के बाद 6 महीने के अंदर करना ज़रूरी है। राजकन्नू की ये जो केस थी वो एक हिबियस कॉर्पस पिटीशन थी, माने कि प्रेजेंट द बॉडी। और यही है हमारे डिस्कशन का लास्ट पॉइंट। अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया हो तो वो इंसान खुद, उसके रिलेटिव्स या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उस इंसान की रिलीज की डिमांड कर सकते हैं। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंसर्न अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि उस इंसान को क्यों डिटेन करके रखा है, और अगर सामने से आने वाला रीज़न अनरीजनेबल लगा तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसके रिलीज़ के ऑर्डर पास कर देते हैं।
इस केस में ये भी क्वेश्चन रेज हुआ कि हिबियस कॉर्पस पिटीशन में क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है या नहीं, और इसका आंसर देते हुए एडवोकेट चंद्रू जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1978 के केस का रेफरेंस दिया, जिसमें ये कहा गया था कि एक्सेप्शनल केसेस में हिबियस कॉर्पस पिटिशन में भी क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने जय भीम मूवी देखी है या फिर आपका देखने का प्लान है तो इस वीडियो को मूवी के साथ ज़रूर को रिलेट करके देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे मूवी बेस्ड लर्निंग पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।